हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन ऐप के ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। हमारी क्लास स्पेसिफिकली एसएससी मेंस के लिए कंडक्ट की जा रही है और आज का हमारा लेक्चर जो होगा वो कुछ एमसीक्यूज पर बेस्ड होगा। इसके साथ ही कुछ न्यूज़ जो है डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कल आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ गए थे जिनके बारे में आपको आंसर ढूंढने के लिए कहा गया था। उसमें से पहला आंसर क्वेश्चन था फिपिक के बारे में, राइट। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। फिपिक ऐसा ग्रुप है जिसकी स्थापना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 में की गई थी टू एनहांस द कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एज वेल एज दी 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। का नाम क्या है? फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। मतलब प्रशांत महासागर में कुछ द्वीपीय देश हैं, जैसे कि सोलोमन द्वीप है, मार्शल आइलैंड है, तुवालू, वुनावतु, टोगा और माइक्रोनेशिया, फिजी है, पपुआ न्यू गिनी है। इस प्रकार के कुल 14 देश हैं। उनके मध्य और भारत के मध्य जो है आपसी रिश्तों को बढ़ाना, साथ ही साथ कुछ वैश्विक जो मुद्दे हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइजिंग सी लेवल्स, मतलब समुद्र का बढ़ता जल स्तर, इस प्रकार के मुद्दों पर जो है आपसी देशों में आपसी समन्वय बढ़ाने का काम इस फोरम के द्वारा किया जाएगा। ऐसा इसमें ऑब्जेक्टिव रखा गया था। इस शुरुआत होती है इन दी नवंबर 2014 में इसका पहला समिट होता है फिजी के अंदर। कहाँ होता है? सॉरी, फिजी में नहीं, ये होता है पपुआ न्यू गिनी में। पपुआ न्यू गिनी एक पैसिफिक आइलैंड कंट्री है। पपुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी शहर के अंदर होता है। क्लियर? पपुआ न्यू गिनी के अंदर नवंबर 2014 के अंदर पहला समिट होता है इसका, फर्स्ट समिट। सेकंड मीटिंग होती है इसकी, सेकंड मीटिंग होती है वर्ष 2015 में इन जयपुर। जयपुर के अंदर इसका सेकंड मीटिंग होता है और हाल ही में लास्ट ईयर तीसरा मीटिंग इसका ऑर्गेनाइज हुआ था। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। बिकॉज हाल ही में हमारी भारत की राष्ट्रपति महोदय हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनकी या फिपिक कंट्री के अंदर फिजी नाम का देश, फिजी एक सदस्य देश है, वहां पर उनकी विजिट हुई थी। उसलिए और उसके संबंध में उनको उनका उस देश का फिजी का जो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड है, कंपेनियन ऑफ द फिजी ऑर्डर, फिजी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ऑर्डर ऑफ फिजी, सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनको? हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को। क्लियर? और उसके बाद वो है न्यूजीलैंड और एक देश और है, वहां की यात्रा पर गई हैं। क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। इसलिए इसके बारे में, फिपिक के बारे में मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था। कुल कितने देश इसमें ध्यान रखिएगा, भारत सहित कुल 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं। क्लियर? और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो है हम 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्री हैं, इनके मध्य, भारत के मध्य विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनाए। देखिए, इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी ये फिजी के अंदर हुई थी, माफ करिएगा, पपुआ न्यू गिनी में तो लास्ट इसकी थर्ड मीटिंग है वो हुई है। पहली बार जो मीटिंग हुई थी, फिजी की राजधानी है सुआ। क्लियर? तो सुआ के अंदर पहली मीटिंग होती है जहां पर फिपिक की घोषणा की जाती है। और भारत ने लास्ट ईयर थर्ड मीटिंग जो पपुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी में हुई थी, वहां पर अनाउंस किया था दैट वी विल डेवलप ए 1000 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन दी फिजी। क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस आर्टिकल के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गठन किया गया है। सो अंडर आर्टिकल 324 द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 25 ऑफ जनवरी 1950। अनुच्छेद 300 संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार वर्ष 1950 में 25 जनवरी 1950 को जो है भारत के निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। कब? 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो कुछ शुरुआत में जो है कुल एक मेंबर थे, वन मेंबर कमीशन था, बट इन द ईयर 1989 तक आते आते इसको बढ़ा करके कर दिया गया 1+2।
मतलब एक इसमें होंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के और 2 होंगे निर्वाचन आयुक्त। क्लियर। इनका जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, वो होता है अपनी आयु के 65 ईयर्स, यानी अपनी अपनी उम्र के 65 वर्ष या कार्यकाल के 6 वर्ष। क्लियर। ये इनका अधिकतम कार्यकाल हो, जो भी इनसे पहले अचीव हो जाए, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर ले, उनकी 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, जो भी पहले हो ये होगा। और इनको हटाने की प्रक्रिया सेम सी है, जिस प्रकार से हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाते हैं, उसी प्रकार से है लोकसभा या राज्यसभा के अंदर प्रस्ताव लाया जाता है, और तीन मेंबर की कमेटी होती है, जिसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, एक किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, साथ ही साथ कोई विशेष न्याय विधिया एमिनेंट जूरिस्ट जिन्हें कह सकते हैं, वो इसके मेंबर होते हैं। अगर वो इस प्रकार के आरोप, दो दो ग्राउंड्स होते हैं, 2 आधारों पर जो है इनका इनको अपने पद से हटाया जाता है। वो आधार होते हैं मिसबिहेवियर, यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर, सिद्ध कदाचार, या इनकैपेसिटी यानी अक्षमता। 2 आधारों पर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको हटाने का प्रावधान है अंडर आर्टिकल 324, सॉरी अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा, जजेस को जो हटाया जाता है वो हटाया जाता है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत। क्लियर। एक सवाल आपसे पूछा गया था कि खेलो इंडिया गेम्स के थ्रू, खेलो इंडिया गेम्स ये कब शुरू हुए थे? ये स्टार्ट हुए थे इन द ईयर 2017-18, राइट। और इसके तहत जो ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कुल कितने खिलाड़ी हैं? 24 प्लेयर्स जो हैं खेलो इंडिया गेम्स के माध्यम से वो उनको तैयार किया गया और वो ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन पेरिस। देखिए ओलंपिक से बहुत अच्छी खबर आई है, कल 2 न्यूज आई है कि भारत की हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, जो कि भारत का 4th ब्रॉन्ज है। कौन सा ब्रॉन्ज है? 4th तो ब्रॉन्ज है। और ओवरऑल 4th ब्रॉन्ज मिला हॉकी टीम को। और ओवरऑल देखा जाए तो ये 13वां मेडल है, 13th मेडल है। हम इस बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 8 तो अब तक हॉकी टीम को गोल्ड मिले, 1 मिला है सिल्वर और 4 बार मिला है, चौथा मिला है ब्रॉन्ज कल। और दूसरी खबर आई है नीरज चोपड़ा जी हमारे जेवलिन थ्रोवर हैं, उनको मिला है सिल्वर मेडल। और जो गोल्ड मेडल मिला है वो मिला पाकिस्तान के अरशद नदीम जी को। क्लियर। और जो नीरज चोपड़ा जी उन्होंने 89.45 मीटर का थ्रो किया था, ऑलमोस्ट 89 के आसपास उनका हो रहा है। क्लियर। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी विद दी फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि 5th मीटिंग ऑफ आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट जॉइंट कमिटी will held in the which country? की भारत आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति, यानी जो हम करते हैं गुड्स यानी वस्तुओं में व्यापार करते हैं पर समझौता के लिए कमेटी बनाई गई है, उसकी 5वीं मीटिंग कहाँ हुई है? देखिए भारत के अंदर नहीं होकर के कहाँ हुई है? आप थोड़ा इसका अनुमान लगाइए। रिसेंटली इसकी मीटिंग हुई है इंडोनेशिया के अंदर। क्लियर। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 29 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त 2024 के मध्य। कहां पर? इंडोनेशिया के अंदर। तो 5th मीटिंग यहाँ होती है इंडोनेशिया के जकार्ता के अंदर। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या मीटिंग का? टू एनहांस दी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन आसियान एज वेल एज इंडिया। आसियान कुल 10 देश हैं, उनका 10 देशों का समूह है, और उनके उस आसियान देशों के मध्य भारत के मध्य जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी आर्थिक सहयोग को बढ़ाना इस मीटिंग का एजेंडा रहा है। ये जो एग्रीमेंट है हमारा कौन सा? आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ये हुआ था 2009 में साइन हुए थे, इस पे 2000 में हस्ताक्षर किए गए थे और 2010 से ये एग्रीमेंट समझौता लागू हुआ था। और इसके अंदर क्या हुआ है कि 10 आसियान देश और भारत से जो डेलीगेट्स है भारत की तरफ से प्रतिनिधि उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब नेक्स्ट मीटिंग जो होगी इस कमेटी की वो कहाँ होगी? वो होगी भारत के अंदर। कब से कब तक? 19 से 22 नवंबर 2024 को, इस वर्ष के अंत तक होने वाली मीटिंग है। क्लियर। हम देखेंगे आसियान देश 10 देश है हमारे। आसियान देशों का गठन किस प्रकार से हुआ था वो हम करने वाले डिस्कस आगे। तो आसियान देश जो है, आसियान देशों के साथ भारत का कितना व्यापार है? तो ग्लोबली देखा जाए तो भारत जिन देशों के साथ व्यापार करता है उसमें से आसियान देशों के साथ लगभग 11% हमारा ग्लोबल ट्रेड होता है। अब भारत क्या एक्सपोर्ट करता है इसमें? तो देखिए भारत जो एक्सपोर्ट करता है वो क्या क्या है? वो है लगभग 41.2 बिलियन डॉलर, मतलब 41.2 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट करते हैं। और 2019 की तुलना में पिछले वर्ष में लगभग 9.96 यानी कह सकते हैं 10% जो ऑलमोस्ट इंक्रीमेंट देखा गया है इन दी एक्सपोर्ट टू आसियान नेशन फ्रॉम इंडिया। वही हम बात करें इंपोर्ट की, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, लगभग हम करते हैं
80 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट करते हैं, जिसमें कि 2019 की तुलना में 34.30% जो है इसकी बढ़ोतरी देखी गई है। तो मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हम व्यापार घाटे में, ट्रेड डेफिसिट के अंदर है विद दी आसियान नेशंस। क्लियर। हम थोड़ी बात करें कि हम क्या इंपोर्ट करते हैं। अगर हम 41.2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और लगभग 80 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें हमें पता होना चाहिए कि हम किन उत्पादों का इंपोर्ट करते हैं, किन का एक्सपोर्ट करते हैं। तो मेनली हम करते हैं पाम ऑयल। काफी न्यूज में रहता है पाम ऑयल कि भारत जो है पाम ऑयल अधिक इंपोर्ट करता है, कोयला करते हैं, साथ ही साथ कुछ खनिज तत्व करते हैं आसियान देशों से। और एक्सपोर्ट क्या करते हैं, हम निर्यात करते हैं उनको ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, परिवहन के इक्विपमेंट करते हैं, केमिकल्स करते हैं, टेक्सटाइल वस्त्र करते हैं, और अदर मैन्युफैक्चर्ड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यानी कृषि उत्पाद भी जो है हम इन आसियान देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। राइट। अब थोड़ी हम बात करते हैं आसियान की। आसियान देश क्या है, इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है ये। इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 को, यानी 8 अगस्त 1967 को स्थापना होती है थ्रू दी बैंकॉक डिक्लेरेशन या आसियान डिक्लेरेशन कहते हैं। आसियान घोषणा पत्र या बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से इसकी स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 को। देखिए कल ही 8 अगस्त थी, इनका स्थापना दिवस मनाया गया है। और इनके फाउंडिंग मेंबर कौन थे, कुल 4 देश थे, 5 देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ध्यान रखिएगा शुरुआत में इसमें आसियान में 5 देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस। क्लियर। अब उसके बाद क्या बात करें, कौन कौन से मेंबर जुड़ गए इसके बाद, एक जुड़ा है ब्रुनेई, एक कंबोडिया, एक इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, ये बाद में जुड़ जाते हैं। कौन कौन से देश है, म्यांमार है, ये लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, ये 5 देश। देखिए कुछ पिछले लास्ट लेक्चर्स में हमने इन 5 देशों के बारे में बात की, किस प्रकार से इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे की बात की, जिसमें जो तीनों देश चाहते हैं इस हाईवे प्रोजेक्ट का विस्तार कहां तक हो, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तक भी हो। ये लगभग 1360 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है हमारा। क्लियर। और फिर बचते हैं देश हमारे, फिलीपींस है इसका मेंबर एक, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है, मलेशिया है और सिंगापुर, ये कुल 10 देश हैं। और इस संगठन का उद्देश्य क्या है, वन विजन, ये आप नाम ये ध्यान रखिएगा, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, यानी एक लक्ष्य, यानी एक उद्देश्य, एक पहचान और एक समुदाय इसका लक्ष्य है। क्यों, क्योंकि जो सभी देश हैं ये क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, तो इनकी कहीं ना कहीं कम्युनिटी है, जो सिमिलैरिटी देखी जाती है। इसका सचिवालय कहाँ है, इंडोनेशिया के जकार्ता में। कहाँ पर है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर इसका सचिवालय स्थित है। और इसके वर्तमान में महासचिव कौन है, सेक्रेटरी जनरल है डॉक्टर काओ किम हॉर्न। ये नाम याद रख सकते हैं आप चाहें तो। वैसे तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, सचिवालय कहाँ है और आसियान में कौन कौन से देश हैं, और आसियान देशों का किन किन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी जिसे कहते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसमें कि चीन है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, भारत उसका हिस्सा अभी नहीं है। अच्छा, एक जो है एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसका नाम है उपस्थिति पोर्टल। अब जैसे नाम से पता पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज हैं उनकी उपस्थिति को इंश्योर करने का प्रयास इसके तहत किया गया है। तो उपस्थिति पोर्टल फॉर द हेल्थ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट, किस राज्य सरकार के द्वारा, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा अपने विभागीय कार्मिकों की उपस्थिति के लिए एक उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये किया गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। झारखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में श्रीमान हेमंत सोरेन जी हैं, उनके द्वारा जो उपस्थिति पोर्टल है उसे लॉन्च किया गया है फॉर दी हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए। जो भी उनके कार्मिक हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, वो इस पर आकर डेली लॉगिन करना होगा फॉर दी डेली अटेंडेंस। तो डेली उपस्थिति होती है दैनिक रूप से, नित्य रूप से, उसके लिए इसको लागू किया गया, जिसमें कि सभी डॉक्टर्स होंगे, पैरामेडिकल वर्कर्स होंगे और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होंगे, साथ ही साथ ऐसे कार्मिक जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ अंडर में काम कर रहे हैं। अच्छा, एक अच्छी न्यूज निकल कर आई है कि हाल ही में एक राज्य के अंदर भारत का सेमीकंडक्टर प्लांट जो है लगाने के लिए उसका भूमि पूजन हो गया। अब आपको बताना, भारत में कुल 3 प्लांट लगने वाले, कितने प्लांट है, 3 प्लांट्स ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो भारत में कुल 3 प्लांट लगने वाले हैं, उसमें से हाल ही में एक राज्य के अंदर भूमि पूजन हुआ है रिसेंटली, वो है हमारा स्टेट ऑफ असम। असम के मुख्यमंत्री वर्तमान में श्रीमान हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, उनके द्वारा भूमि पूजन किया गया है। क्लियर। अब थोड़ी हम बात करते हैं बैकग्राउंड की कि सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्रीज हैं इसके प्लांट की शुरुआत भारत में कब होती है।
हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके द्वारा 13 मार्च 2024 को 3 प्लांट के लिए वर्चुअल जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा जाता है, मतलब जो शिलान्यास है वो किया जाता है वर्चुअली। 3 सेमीकंडक्टर फैसिलिटी यानी 3 सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि 2 तो है गुजरात के अंदर और एक हमारी असम के अंदर है। हम आगे पढ़ते हैं कि जो 3 इंडस्ट्रीज, 3 जो हमारी फैसिलिटीज हैं यहाँ पर ये सेमीकंडक्टर प्लांट जो है लगने वाले हैं, इसमें से इनमें क्या क्या बनने वाला है, कहाँ कहाँ लगने वाला है। देखिए एक टाटा कंपनी है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड यानी टीईपीएल, इसने सेटअप किया है। एक पावर चिप कंपनी है ताइवान की, पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ ताइवान। तो टाटा ने कोलैबोरेट किया विद द ताइवानीज पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन दैट दे विल सेट अप अ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर प्लांट इन दी धोलेरा ऑफ गुजरात, जिसकी कॉस्ट होगी लगभग 91,000 करोड़ रुपए। तो देखिए हमारा 3 प्रोजेक्ट है, इनकी टोटल कॉस्ट रहने वाली है लगभग 1.25 लाख करोड़। कितना? 1,25,000 करोड़, 25,000 करोड़ कुल 3 प्लांट की टोटल कॉस्ट रहने वाली है, जिसमें से 91,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगने वाला है गुजरात के अंदर, गुजरात के धोलेरा में। सेकंड जो प्लांट है उसमें कुछ कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही है, कोलैबोरेट कर रही है। सीजी पावर विद रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ जापान, जापानी कंपनी है रेनेसास, ये आप याद रख सकते हैं। और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये है हमारी स्टार्स कंपनी जो कि है थाईलैंड की, मतलब भारत की कंपनी है एक तो सीजी पावर, जिसके साथ जापानी कंपनी रेनेसास है, और थाईलैंड की है स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कर रहे हैं गुजरात के सानंद में, और इसकी कॉस्ट होगी लगभग 7,600 करोड़ रुपए। हमारे लिए कॉस्ट भले इंपॉर्टेंट नहीं, बट अब ये प्लांट कहाँ लगने वाला है उसकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, और कौन से देश सहयोग कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा जो धोलेरा का प्लांट है उसमें टाटा कंपनी है और एक पावर चिप कंपनी है ताइवान की। वहीं हम बात करें सानंद गुजरात की, तो यहाँ पर 3 कंपनी है, सीजी पावर है भारत की, स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है थाईलैंड की, और रेनेसास है जापान की। कुल 3 कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अच्छा, अब क्या हम बात करते हैं असम की। असम का जो मौरीगांव डिस्ट्रिक्ट है उसमें जगीरोड नाम से एक गांव है, एक प्लेस है, वहां पर जो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अपना सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने जा रहा है, जिसकी कुल कॉस्ट होगी 27,000 करोड़ रुपए। इसका भूमि पूजन कर दिया गया है, और यहाँ से लगभग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 30,000 लोगों को रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। और हम बात करें इस प्लांट की, जो फर्स्ट फेज है प्लांट का वो कब से काम करना शुरू करेगा, सो इट विल बी ऑपरेशनल बाय मिड 2025, यानी लगभग जून जुलाई 2025 के आसपास जो है ये प्लांट अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। और इसकी क्षमता कितनी होगी कि एक दिन के अंदर लगभग 4,83,00,000 सेमीकंडक्टर चिप्स जो है, सेमीकंडक्टर चिप्स जो होती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के अंदर काम आती है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम आती है, मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप्स में, सब जगह काम आती है। तो एक दिन में 4,83,00,000 सेमीकंडक्टर चिप्स का प्रोडक्शन करना इसकी कैपेसिटी रहेगी, किसकी? असम के प्लांट जो कि टाटा डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट है कि इसमें क्या क्या बनने वाला है, तो एक बनेगा वायर बॉन्ड, फ्लिप चिप और ISIP यानी इंटीग्रेटेड सिस्टम इन पैकेजेस टेक्नोलॉजी। 3 तरह की तकनीक है, इस पर विकास किया जाएगा इन दीज प्लांट्स। अब ध्यान रखिएगा जो फर्स्ट चिप है जहां से कि टाटा ने कोलैबोरेट किया है, ताइवानी कंपनी है माइक्रोचिप्स, आपने यहाँ पढ़ा है, सॉरी पावर चिप कंपनी है ताइवान की। इसके साथ जो है टाटा कंपनी ने कोलैबोरेशन किया है, उस प्लांट से प्रोडक्शन शुरू होगा लगभग दिसंबर 2026 में, यानी कि असम का जो प्लांट लगने वाला है जो कि टाटा लगा रहा है उसमें मिड ईयर 2025 में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जहां कैपेसिटी होगी 4,83,00,000 या कह लें 4.83 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स पर डे प्रोडक्शन कैपेसिटी रहेगी। और जो धोलेरा का प्लांट है वो फंक्शन होगा बाय दी एंड ऑफ 2026। अच्छा, टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? श्री एन चंद्रशेखरन जी हैं, ये नाम याद रखिएगा कि टाटा सन्स के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, प्रमुख कौन है, वो है एन चंद्रशेखरन जी। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट हैज अबॉलिश्ड द 2 चाइल्ड पॉलिसी। 2 बच्चों की नीति के बारे में एक हाल ही में राज्य सरकार ने डिसाइड किया है, इसको हम जो है बंद करने वाले हैं फॉर द इलेक्शंस फॉर द एलिजिबिलिटी टू द इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडीज। इस राज्य सरकार के द्वारा स्थानीय निकाय में चुनाव के लिए एक बाध्यता थी कि 2 बच्चों से अधिक बच्चे नहीं हो सकते। ये प्रावधान किस राज्य ने हटाया है?
ये ध्यान रखिएगा, ये हटाया है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी हैं, उन्होंने डिसीजन लिया है दैट वी आर वी आर we are questioning the provisions regarding the compulsory two-child policy to be eligible contest the elections to the local bodies, rural और अर्बन बॉडीज। क्लियर? तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू जी, इन्होंने कहा है कि देखिए वर्ष 1994 में, वर्ष 1994 के अंदर सरकार के द्वारा टू चाइल्ड पॉलिसी लाई गई थी, जिसका मतलब यह है अगर किसी कपल के अगर किसी व्यक्ति के दो बच्चों से अधिक बच्चे हैं तो वो किसी स्तर पर, चाहे वो ग्रामीण स्तर पर हो या शहरी क्षेत्र में, जो स्थानीय निकाय होते हैं हमारे, ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां और साथ ही साथ जो हमारी नगर परिषद होती है, उनके इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। ये हुआ था 1994 में। अब ऐसा क्यों कहा गया है? इसमें कुछ एक्ट के नाम लिखे गए हैं, वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते हैं। हमारे लिए काम की बात है कि ऐसा क्यों किया गया है। तो सरकार का बोलना है that we have taken this decision in the light of changing socio-economic needs, बदलती हुई सामाजिक और आर्थिक जो हमारी जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ पॉपुलेशन बैलेंस करने के लिए। ध्यान रखेगा, जो हमारे दक्षिण भारत के राज्य हैं, वहां पर जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी स्टेबलाइज हुई है, कम भी हुई है, ड्यू टू डियर सोशल और पब्लिक अवेयरनेस। साथ ही साथ उन्होंने कारण बताया दैट डिक्लाइनिंग टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी TFR क्या होती है? कुल प्रजनन दर, मतलब कि एक कपल एक जीवन काल में कुल कितने बच्चे पैदा कर सकता है, तो उसे कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का मानना है कि हमारी जो कुल प्रजनन दर है उसमें भी कमी आई है, और हम चाहते हैं कि पॉपुलेशन थोड़ी राइज करे, इसलिए हमने ये प्रयास किया है। अब ऐसे कुछ राज्य और भी हैं जो भारत में टू चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अब तक थी बट अब नहीं है, तो ये नाम यहाँ से कट सकता है। उसके बाद बचते हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और गुजरात। 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर टू चाइल्ड पॉलिसी, मतलब कि ऐसे पति पत्नी जिनके दो बच्चों से अधिक बच्चे हैं, तो वो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। 4 राज्यों के अंदर हमने पढ़ा है महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात और कर्नाटक। ये आप नाम याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्कीम के बारे में, स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि कुल 3 कंट्रीज ऐसे हैं जहां से अगर कोई टूरिस्ट भारत की ओर आएगा, भारत यात्रा पर आएगा, तो उन्हें वीजा ऑन अराइवल दिया जाएगा 6 प्लेसेस से, 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। और टूरिस्ट की बात हुई इसलिए हमने बात की है स्वदेश दर्शन स्कीम की, जिसमें जापान देश के नागरिक भी शामिल हैं, आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस योजना के बारे में बताना है कि कौन सा कथन गलत है। आपके सामने 4 स्टेटमेंट है। पहला, द स्कीम वाज लॉन्च इन 2005 विद द एम टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टूरिज्म अक्रॉस द कंट्री, कि भारत में पर्यटन के क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास करने के लिए इस योजना का 2015 में शुरुआत की गई है। बिल्कुल राइट आंसर है ये। सेकंड है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज द नोडल मिनिस्ट्री, जो पर्यटन मंत्रालय है वो इसका नोडल मंत्रालय है जो कि इसे इंप्लीमेंट कर रहा है। बिल्कुल राइट आंसर है। तीसरा है, टोटल 76 प्रोजेक्ट्स हैव बीन सैंक्शनड अंडर दिस स्कीम। बिल्कुल सही बात है ये। इसका नया कंपोनेंट जो है वो भी अब 2022 में लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम है स्वदेश दर्शन 2.0। ये 2022 में शुरू हुआ था, जिसका मुख्य लक्ष्य है सस्टेनेबल तरीके से, यानी हमें बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए पर्यटन को बढ़ावा देना है। ये हमारा किसका लक्ष्य है? स्वदेश दर्शन 2.0 का। लास्ट ऑप्शन बचता है, इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। बिल्कुल गलत आंसर है ये, क्योंकि इसमें 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। देखिए इसका मतलब है, क्या ये योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित है? बिल्कुल नहीं। प्रायोजित स्कीम्स वो होती हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो होती हैं जिसमें एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट सहन करती, उठाती खर्चा, एक उठाती हमारी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्यों ऐसा नहीं है? बिकॉज 100% फंडिंग इज प्रोवाइडेड टू द स्टेट्स एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द टूरिज्म सेक्टर। राइट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिकॉज इट इज अ सेंट्रल 100% funded by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। हम बात करें, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 2015 में योजना को लॉन्च किया गया था, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? टू डेवलप सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन। हमारे पास ऐसे पर्यटक गंतव्य हो जो कि सस्टेनेबल हो, जहां पर अगर उनका विकास किया गया हो तो पर्यावरण के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया हो। ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, फंडेड स्कीम है, माफ कीजिएगा, हमने पढ़ लिया ये।
इस स्कीम के तहत क्या होता है, केंद्र सरकार जो है एक फंड अलोकेट करती है राज्य सरकारों को या यूटी गवर्नमेंट्स को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसका काम ये होता है कि वो अपने राज्य की चिन्हित जगहों को एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करे, यानी पर्यटक स्थलों के रूप में उनको डेवलप करे। क्लियर। और अब तक जो है स्वदेश दर्शन योजना के तहत कुल 76 प्रोजेक्ट जो हैं अभी तक सैंक्शन किए गए हैं। अब हम बात करते हैं स्वदेश दर्शन 2.0 की। इसकी शुरुआत होती है वर्ष 2022 में और 2022 में अनाउंस होता है, और शुरुआत टेक्निकली देखा जाए तो ये होती है 1 जनवरी 2023 से। कब से होती है? 1 जनवरी 2023 से स्कीम को लागू किया जाता है। और ये कहीं ना कहीं जो स्वदेश दर्शन स्कीम हमारी पूर्व में लॉन्च की गई है पहले, उसका रिवैम्प्ड वर्जन, यानी उसको दोबारा से रीस्ट्रक्चरिंग करके नया स्कीम लाया गया है, यानी स्वदेश दर्शन 2.0 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, यानी उत्तरदायी और सतत जो हमारे पर्यटक स्थल हैं उनके विकास के लिए इस स्कीम को लाया गया है। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। जो टूरिज्म सर्विसेज है हमारी, जो भी पर्यटक सेवाएं हैं, इसमें क्या होती है, हॉस्पिटैलिटी आती है, मेडिकल टूरिज्म है वो भी आता है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट यानी जो मानव ह्यूमन कैपिटल है उसको हमें इंप्रूव करना है। साथ ही साथ डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, यानी जिस गंतव्य स्थल पर आप जा रहे हैं वहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, उसको प्रॉपर मैनेजमेंट हो, एफिशिएंट मैनेजमेंट हो, और प्रमोशन करना, ये इसके सारे लक्ष्य हैं। हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है दैट इट सीक्स टू इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन द टूरिज्म सेक्टर। ये योजना चाहती है कि अब तक क्या हो रहा था, सरकारी सारा पैसा लगा रही है, तो इस योजना में लक्ष्य रखा गया है कि प्राइवेट इंडस्ट्री यानी निजी निवेशक भी आए और भारत के पर्यटन क्षेत्र को थोड़ा बूस्ट करें। जैसे अगर आपको पता हो तो एक योजना है अडॉप्ट हेरिटेज, अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम कहते हैं, धरोहर गोद लें, धरोहर गोद लें योजना। में क्या होता है, इस योजना के अंदर ये होता है कि किसी भी प्राइवेट कंपनी के द्वारा किसी भी टूरिस्ट प्लेस को डेवलप किया जाएगा, सारा खर्च वो कंपनी उठाएगी और उसका मेंटेनेंस भी उसी कंपनी के द्वारा किया जाएगा। जिस प्रकार से स्वदेश दर्शन योजना के अंदर पूरा खर्चा कौन उठा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वैसे ही धरोहर गोद लें यानी अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम जो है, इसके तहत प्राइवेट कंपनी किसी भी धरोहर को गोद दे सकती है, उसका विकास कर सकती है, उसको मेंटेनेंस भी कर सकती है। क्या हमने बात कर ली, वो जो स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम है, इसके तहत अभी तक कुल 57 जो प्रोजेक्ट साइट्स हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है, इन साइट्स को डेवलप करने वाले। और चूंकि राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 2 प्लेस है, बूंदी और जोधपुर, उनको इसके तहत डेवलप किया जाएगा। भारत में कुल कितनी है, 57 यानी 57 साइट्स को डेवलप किया जाएगा। अब कुल क्या फीचर्स, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, विशेषताओं की बात करें तो इट फोकसेस ऑन डोमेस्टिक टूरिज्म, यानी घरेलू जो पर्यटन है उस पर बढ़ावा देना, ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिले, हम नई जगह एक्सप्लोर कर पाए। सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म, यानी सतत और उत्तरदायी पर्यटन, जिसका मतलब क्या होगा कि हम इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण के अनुकूल जो है पर्यटन को बढ़ावा दें, किसी प्रकार का प्रदूषण ना फैलाएं, और पर्यावरण के साथ अगर पर्यावरण के कोहेरेंस में ही हम जो है डेवलपमेंट करें, ये हमारा एजेंडा है। सेकंड थर्ड है डेस्टिनेशन सेंट्रिक अप्रोच, मतलब क्या होगा, हर एक डेस्टिनेशन जो की कोई भी प्लेस होगा उसे डेवलप किया जाएगा जिसकी एक अलग विशेषता होगी। क्लियर। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन विद दी अदर स्कीम्स, भारत सरकार की अन्य योजनाएं जैसे स्वच्छ भारत मिशन है और मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है। अब मेक इन इंडिया का मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष में कोई टूरिस्ट प्लेस है, कोई पर्यटक स्थल है, अगर वहां पर कोई लोकल हैंडीक्राफ्ट आइटम है उसको प्रमोट करना। और सही क्या होगा, इस स्कीम को विभिन्न सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके साथ समन्वय इनका बनाया जाएगा, ताकि हम अच्छे से इंप्रूवमेंट कर पाए। देखिए जो स्वदेश दर्शन योजना है, इसके तहत क्या हुआ था, 15 सर्किट बेस्ड, 15 थीम आधारित, 15 थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट डेवलप किए गए थे। थीम आधारित मतलब क्या, विभिन्न प्रकार के थीम, जिसमें कि रामायण ऐसे स्थल। पहले हम बात करते हैं सर्किट क्या होते हैं। तो जो टूरिस्ट सर्किट होता है, ये क्या होता है, एक प्रकार का रूट होता है, एक रास्ता होता है जिसपे 3 या 3 से अधिक जो मेजर टूरिस्ट साइट्स हैं वो पाई जाती हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो 3 पर्यटक स्थल हैं वो एक ही गांव के अंदर हो, नहीं, वो आसपास हो सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर कोई पर्यटक घूमने आता है तो तीनों साइट्स को वो अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए, ये हमारा एजेंडा होता है इन दी टूरिस्ट सर्किट्स। अब जो बात करें हम कि कुल 15 थीम आधारित
टूरिस्ट सर्किट डेवलप किए गए थे, उनमें कौन कौन से थे? तो थोड़ा नाम पढ़ लीजिए आप। बुद्धिस्ट सर्किट है, कोस्टल सर्किट है, डेजर्ट सर्किट है, इको टूरिस्ट, इको सर्किट, सूफी सर्किट, हिमालयन सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट यानी उत्तर पूर्वी सर्किट, हेरिटेज, धरोहर सर्किट, सर्किट, रामायण सर्किट, रूरल सर्किट, ग्रामीण सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट यानी आध्यात्मिक सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव सर्किट, और ट्राइबल यानी आदिवासी सर्किट। मतलब विभिन्न प्रकार के थीम्स हैं, इन पर आधारित जो है सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं पर्यटन क्षेत्र का विकास हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, which is the first state of India to sign an MOU with the SBI General Insurance to in the field of disaster risk management solution। मतलब क्या है कि आपदा जोखिम प्रबंधन समाधान के संबंध में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है स्टेट ऑफ नागालैंड। नागालैंड राज्य ने कहा कि हमारे यहाँ अगर किसी प्रकार की आपदा आती है, SBI जनरल जो है अगले 3 वर्ष तक के लिए उसे इंश्योरेंस देगा। क्लियर? इसका नाम क्या है? डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन। लेकिन नाम क्या है? ट्रांसफर। मतलब अगर किसी प्रकार की आपदा आती है और वो इंश्योर्ड है, अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग है वो अगर उसका इंश्योरेंस करवाया गया है, तो उसका सारा खर्चा कौन लेगा? SBI जनरल इंश्योरेंस। क्लियर? अभी बात करें इसका पीरियड क्या रहेगा। ये 3 साल के लिए इंप्लीमेंट की जाएगी टिल 2028 तक लागू की जाएगी। और ध्यान रखिएगा इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? मान लीजिए किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है, हम जानते हैं जान माल की हानि होती है, जो हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, कोई हमारी थर्मल प्लांट से उनको नुकसान पहुंचे तो वो हो सकता है। एक होता है हमारा इकोनॉमिक लॉस, बिल्डिंग्स का, हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर का, ठीक है, तो उसको कंपनसेट करने का प्लान है नागालैंड गवर्नमेंट का। और ध्यान रखिएगा जो नागालैंड गवर्नमेंट है वही पे करेगी इसका इंश्योरेंस प्रीमियम। बीमा का जो प्रीमियम है उसकी राशि कौन पे करेगा? गवर्नमेंट ही पे करेगी। और माफ कीजिएगा 2028 नहीं है, 2027 तक का है, का इम्प्लीमेंटेशन पीरियड रहेगा, 2024 से 2027। वर्तमान में हम बात करें नागालैंड के चीफ मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री नेफ्यू रियो है वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री। क्लियर? अच्छा हम बात करते हैं 32वां जो है कृषि अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन हुआ। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये अच्छी बात है कि ये हुआ है भारत के अंदर हुआ है और नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है ये। और इसका इनॉग्रेशन, इसका उद्घाटन समारोह है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही किया गया है ऑन 3 अगस्त। अभी कहाँ हुआ है ये सेंटर? याद रखेगा, नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस सेंटर NSSC, जो कि है NSC कॉम्प्लेक्स है नई दिल्ली के अंदर। कौन सा क्या है, किसका क्या नाम है मीटिंग का? इसका नाम है 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, यानी ऐसे अर्थशास्त्री जो कि जिनका संबंध कृषि क्षेत्र से है, उनका सम्मेलन हुआ 32वां, जिसकी अध्यक्षता की है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, उन्होंने इनोग्रेट किया है। और ये कॉन्फ्रेंस की बात करें तो भारत के अंदर 65 वर्षों बाद ये हो रही है। कितने बार? 1960s में हुई थी, उसके बाद ये 65 वर्षों बाद भारत के अंदर हो रही है। और ये त्रिवार्षिक सम्मेलन है। कितना है? इट इज ए ट्राई एनुअल कॉन्फ्रेंस, यानी 3 वर्ष में एक बार होने वाला सम्मेलन है, जो कि कृषि अर्थशास्त्रियों का है। इस बार की हम थीम की बात करें तो क्या है? थीम है इस बार की ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। ये हमारे इस वर्ष की थीम है, किसकी? 32वीं अंतरराष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन की, जो कि नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। अब इसका उद्देश्य क्या है? ये क्या करता है कि सम्मेलन के अंदर किन मुद्दों पर बात की गई है? कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, नेचुरल रिसोर्सेज डिग्रेडेशन, जो हमारे पर्यावरणीय स्रोत हैं यानी प्राकृतिक स्रोत हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उनका कहीं ना कहीं क्षरण हो रहा है, उसके बारे में। फिर हम बात करते हैं राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कृषि उत्पादों की बढ़ती हुई लागत के बारे में बात की गई है। और कॉन्फ्लिक्ट्स, हम जानते हैं अलग अलग रीजन में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इसके बारे में बात की गई है कि इसकी वजह से क्या नहीं होना चाहिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। इस मीटिंग के अंदर एजेंडा था हम किस प्रकार से कृषि को सस्टेनेबल रूप से कर पाए जिससे कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। साथ ही साथ कुछ मुद्दे ऐसे थे जिनको डील करना, लाइक क्लाइमेट चेंज, नेचुरल रिसोर्सेज डिग्रेडेशन, राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट एज वेल एज दी कॉन्फ्लिक्ट्स। अच्छा, इसमें क्या हुआ था? लगभग 75 देशों के प्रतिनिधि हैं, 1000 डेलीगेट्स उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इसमें एक प्रधानमंत्री जी द्वारा टर्म इस्तेमाल की गई है,
कृषि पाराशर एक पुस्तक है जो कि महर्षि पाराशर के द्वारा वर्ष 2000 वर्ष पहले लिखी गई थी, जिसका संबंध है कृषि में किस प्रकार से अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। यह बुक का नाम है कृषि पाराशर, जो कि 2000 वर्ष पहले लिखी गई है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है दैट इंडिया हैज अ रिच हेरिटेज रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज एज मेंशन्ड इन द कृषि पाराशर व्हिच वाज रिटन ऑलमोस्ट 2000 इयर्स बैक। क्लियर। अच्छा, अब कुछ फैक्ट हमारे लिए काम का है, यहाँ से निकल कर आता है, ये आप जरूर याद रखिएगा, या फिर किसी एग्जाम के अंदर काम आ सकता है किसी स्टेज पर भी। तो इंडिया इज अ फूड सरप्लस कंट्री। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्सेस एंड स्पाइसेस, यानी दूध, दलहन और मसालों का भारत जो है क्या है, सर्व लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यानी सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, भारत है। किसका? दूध का, दालों का और मसालों का। और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है, ये हम बात करते हैं जो फूड ग्रेन यानी खाद्यान्न, फ्रूट्स यानी फल हैं, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, कॉटन का, शुगर का, टी का और फार्म्ड फिश का। ये कुछ उत्पाद ऐसे हैं जिनमें कि भारत की ग्लोबली सेकंड रैंकिंग है, और दूध में, दालों में और मसालों में भारत की पहला स्थान है विश्व के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि हाल ही में कल जो है भारत सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है। हम कुल अवार्ड देने वाले हैं अंडर दी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024। तो आपको बताना है कि इसमें कुल कितने अवार्ड दिए जाएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विच इज 34। कुल 33 व्यक्तियों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 से नवाजा जाएगा। पहले कि हम ये पढ़ें कि किस कैटेगरी में दिया जाएगा, आई थिंक हमको पढ़ना चाहिए पहले कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है क्या। तो देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की स्थापना की गई है वर्ष 2024 में। कुल 4 कैटेगरीज बनाई गई है। तो उद्देश्य क्या है, टू रिकॉग्नाइज द नोटेबल एंड इंस्पायरिंग कंट्रीब्यूशन, यानी ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व और काफी काफी लार्ज कंट्रीब्यूशन किया है इन द फील्ड ऑफ साइंस। साइंस विज्ञान के किसी क्षेत्र के अंदर, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन हो, तकनीकी आधारित कोई नवाचार हो, उसके अंदर किसी व्यक्ति ने योगदान किया है तो उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। कुल 13 प्रकार के डोमेन है, 13 क्षेत्र हैं जिसमें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें क्या है, फिजिक्स, भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन, बायोलॉजिकल साइंसेस, जीव विज्ञान, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, गणित एवं कंप्यूटर विज्ञान, अर्थ साइंस यानी भूविज्ञान, मेडिसिन, इंजीनियरिंग साइंस के अंदर, एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान के अंदर, एनवायरमेंटल पर्यावरण साइंस की पर्यावरण विज्ञान के तहत अंदर, और एटॉमिक परमाणु ऊर्जा के अंदर स्पेस साइंस में, और अन्य क्षेत्रों के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। क्लियर। कुल 13 श्रेणियां जिसमें ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया जाता है। कैटेगरीज आप पढ़ सकते हैं अलग अलग। अच्छा, इसमें एक प्रावधान किया गया है कि जब पुरस्कार दिए जाएंगे किसी भी क्षेत्र से, तो वहां पर जो है जेंडर पैरिटी रखी जाएगी। मतलब क्या है, लैंगिक समानता रखी जाएगी, मतलब महिलाओं और पुरुषों के मध्य किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा जब ये अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। बहुत अच्छी बात की सरकार ने। अच्छा, अब जब अवार्ड दिए जाएंगे तो कोई ना कोई कमेटी होगी जो चयन करेगी कि किन वैज्ञानिकों को ये अवार्ड दिया जाना है। तो उसके लिए सिलेक्शन कमेटी, जिसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कमेटी, सिलेक्शन यानी चयन समिति है जिसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार समिति, जिसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधान या मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर होते हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। साथ ही साथ जो हमारा साइंस डिपार्टमेंट है उसके सचिव होते हैं, और साइंस और इंजीनियरिंग एकेडमी के कुछ मेंबर हो सकते हैं, और हमारे कुछ प्रधान वैज्ञानिक इसके अंदर हैं हिंदी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कमेटी। क्लियर। जो कि करते हैं सेलेक्ट अलग अलग अवार्डीज को। अब जो अवार्ड है ये मिलता है कुल 4 कैटेगरीज में, 4 श्रेणियों के अंदर अवार्ड मिलता है। आप ये नाम याद रखिएगा। एक पहला है विज्ञान रत्न, सेकंड है विज्ञान श्री, तीसरा है कैटेगरी विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, और फोर्थ है विज्ञान टीम। क्लियर। हम बात करते हैं विज्ञान रत्न के बारे में। ये दिया जाता है ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने लाइफ लॉन्ग अपना साइंस के लिए कंट्रीब्यूशन दिया। मींस इट इज अ लाइफ टाइम, इट इज गिवन फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन मेड इन एनी फील्ड ऑफ साइंस। विज्ञान के किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने जीवन पर्यंत अगर अपना योगदान दिया है, श्रेष्ठ योगदान दिया है, उसके लिए जो है ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कौन सा? विज्ञान रत्न। नेक्स्ट, इस प्रकार आप जानते हो हमारे पद्म पुरस्कार है, और जो हमारे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण, पद्मश्री, इस प्रकार 4 कैटेगरी बनाई गई है इसकी। अब हम बात करते हैं विज्ञान श्री की। ये दिया जाता है किसी विशेष योगदान के लिए। क्लियर।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किसी विशिष्ट योगदान के लिए विज्ञान श्री पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये ऐसे वैज्ञानिकों को मिलता है, ऐसे साइंटिस्ट को मिलता है जिनकी एज कितनी हो, 45 वर्ष से कम हो, वो उन्होंने विज्ञान के किसी क्षेत्र में अगर कोई नई तकनीक के रूप में तकनीक के विकास के लिए विकास अपना योगदान दिया है तो उसके लिए अवार्ड मिलता है। नेक्स्ट आता है विज्ञान टीम। देखिए ऐसी टीम जिसमें कम से कम 3 सदस्य होना जरूरी है। ऐसी किसी टीम जिसमें कुल 3 साइंटिस्ट हो, उन्होंने किसी किसी फील्ड विज्ञान ने किसी फील्ड के अंदर अगर इनोवेशन किया है, नवाचार किया है, कोई विकास किया है, उसको मिलेगा विज्ञान टीम पुरस्कार। राइट। अच्छा, अब बात करते हैं नॉमिनेशन की। इसमें नॉमिनेशन किस प्रकार होगा, तो देखिए हर वर्ष 14 जनवरी को 14 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी तक जो है ये विंडो ओपन रहती है, इसमें नॉमिनेशन फाइल किए जाते हैं। 28 फरवरी को मनाते हैं हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे। 14 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तक ये विंडो ओपन रहती है, जिसमें कोई व्यक्ति नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। साथ ही साथ अब ये अवार्ड से इनका अनाउंसमेंट कब होगा, घोषणा कब होती है, इनकी घोषणा होती है नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑन 11th ऑफ मई एवरी ईयर। प्रति वर्ष 11 मई को जो इनकी घोषणा की जाएगी, परंतु इस वर्ष अभी लेट, इस वर्ष जो है अभी 23। अच्छा, अब बात करते हैं कि अवार्ड सेरेमनी कब हुई है, अवार्ड कब दिए जाएंगे, ये दिए जाएंगे नेशनल स्पेस डे है जो कि मनाते हैं हम 23 अगस्त को। 23 अगस्त को मनाया जाने वाला नेशनल स्पेस डे है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। इसको इस दिन ये अवार्ड की घोषणा, जो घोषणा की गई अवार्ड्स की, ये प्रदान किए जाएंगे सभी अवार्डीज को। इसमें क्या मिलता है, एक तो मिलता है सनद यानी सर्टिफिकेट मिलता है। देखिए जो पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार था उसमें सर्टिफिकेट के साथ साथ पैसा भी मिलता था, अब बंद कर दिया गया। एक मिलता है सनद यानी सर्टिफिकेट और एक मिलता है मेडल इस अवार्ड के तहत। क्लियर। अब हम बात करते हैं 2024 के अवार्ड्स की कि किन्हें अवार्ड दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कुल 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए जाने इस वर्ष, जो कौन देंगे, हमारी राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। कब दिया जाएगा, ऑन द डे ऑफ नेशनल स्पेस डे अगस्त 23। 33 अवार्ड है, अगस्त 2023 को 23 अगस्त को दिया जाएगा राष्ट्रपति जी के द्वारा। हमने बात की थी विज्ञान रत्न की, यानी ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा लाइफ, ये होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यानी इन्होंने जिन्होंने बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया इन दी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये हमारे हैं जी पद्मनाभन जी। इनका नाम याद रखिएगा, किसी एग्जाम में आ सकता है। ये जी पद्मनाभन जी हैं जो कि पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु के चीफ भी रहे हैं। इन्हें दिया गया है फॉर दी बायोलॉजिकल साइंसेस इन द फील्ड ऑफ मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट के क्षेत्र में विकास कर अपने अनुसंधान के लिए इनको अवार्ड मिला है, और ये पहले निदेशक रहे हैं, इससे पहले IISc बेंगलुरु के निदेशक भी थे। इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड दिया जा चुका है पहले ही, किनको, जी पद्मनाभन जी को। तो उसके बाद सेकंड अवार्ड था विज्ञान टीम। विज्ञान टीम हमने पढ़ा था कि ऐसी टीम जिसमें कम से कम 3 सदस्य होने चाहिए तब उन्हें अवार्ड मिलेगा। ये हमारा मिला है इसरो की टीम को जिन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। क्लियर। फिर विज्ञान श्री। विज्ञान श्री क्या होता है, ये भी सेम अवार्ड है कि अपने कंट्रीब्यूशन के लिए मिलता है विज्ञान श्री अवार्ड। विज्ञान श्री अवार्ड है जिन्होंने डिस्टिंग्विश्ड यानी विशिष्ट कंट्रीब्यूशन दिया हो, विशेष योगदान दिया हो इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये दिया गया है कुछ सारे, आनंद रामकृष्णन सिंह, उमेश वार्ष्णेय जी को, भीम सिंह जी को, आदि मूर्ति आदि जी को, सैयद वाज अहमद नकवी जी को, संजय बिहारी जी को और राहुल मुखर्जी को। ये कुछ जो भी नाम याद कर पाए आप, वेल एंड गुड, अगर नहीं होते तो अलग केस है। बट जो हमारा ये विज्ञान रत्न अवार्ड है वो आप जरूर याद रखिएगा किस फील्ड में मिला है, किन्हें दिया गया है, और विज्ञान टीम अवार्ड किसके लिए मिला है। तो हमारे चंद्रयान 3 मिशन है, ये भी हमारे लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर से दोबारा पढ़िएगा। और फिर मिलता है विज्ञान युवा पुरस्कार, ऐसे युवा वैज्ञानिकों को जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम हो। ये मिला है डॉक्टर बप्पी पॉल जी को, डॉक्टर अभिलाष जी को, डॉक्टर राधा कृष्णन महालक्ष्मी जी को, पूर्वी सैकिया जी को, दिगंबर नाथ स्वाइन जी को, प्रभु राजगोपाल जी को और प्रशांत कुमार जी को। ये अवार्ड दिए गए हैं हिंदी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कैटेगरी ऑफ विज्ञान युवा पुरस्कार। क्लियर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब हम बात करते हैं भारत की। यह है कि इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, यानी भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश बन चुका है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि पिछले वर्ष भारत ने जो है 41.6 लाख टन एल्यूमिनियम का उत्पादन किया था 2023-24 में। क्लियर। इसके साथ क्या है, भारत जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है
सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। हाँ, हमने पढ़ा था कि भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है, वहीं तीसरा कंज्यूमर भी है। क्या है? थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ दी प्राइमरी एल्यूमिनियम, यानी प्राथमिक एल्यूमिनियम है, उसका तीसरा उपयोग करता है और दूसरा उत्पादक देश है। अगर एल्यूमिनियम के उत्पादन के अंदर वृद्धि हो रही, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसमें वृद्धि हो रही, जैसे कि ऊर्जा क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आधारभूत अवसंरचना के अंदर, फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर जो बिल्डिंग बनती है उसमें एल्यूमिनियम काम आता है, ऑटोमोटिव यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर और मशीनरी के अंदर जहां जहां एल्यूमिनियम काम आता है, अगर वहां पर डिमांड बढ़ेगी, इट मींस एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इंडिकेट करता है दैट द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम इंडिकेट्स द राइज इन द इकोनॉमिक प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करें कि जो चूना पत्थर हमारा, चूना है, लाइम, चूना पत्थर नहीं, लाइम है, चूना है, भारत इसका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश है, यानी इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लाइम एज वेल एज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन ओर। दो अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है, और जो चूना है, लाइम है, उसके संबंध में भारत का तीसरा स्थान है। दूसरा तो है एल्यूमिनियम में, तीसरा है चूने के उत्पादन में, और चौथा है हमारा आयरन यानी लो अयस्क के उत्पादन के अंदर। जो लाइम लाइम है, चूना, इसका किसका कितना उत्पादन हुआ है? 116 मिलियन टन हुआ है, और जो लो अयस्क उसका हुआ है 79 मिलियन टन ऑफ प्रोडक्शन इन दी लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023-24। अच्छा, कुल 3 देश ऐसे हैं, जापान, साउथ कोरिया और यूएई। यहाँ के नागरिक, अगर यहाँ के नेशनल्स अगर भारत में आते हैं, यात्रा पर आते हैं पर्यटन के तौर पे, पर्यटक के तौर पे, उन्हें दिया जाएगा वीजा ऑन अराइवल। मतलब उन्हें भारत में आने से पहले वीजा के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जब वो भारत पहुंचेंगे, 6 एयरपोर्ट्स नामित किए गए हैं इसके लिए, वहां पर आकर वो वीजा ऑन अराइवल के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है उनको तुरंत से, इमिग्रेशन अथॉरिटीज है, तुरंत उनको अप्रूवल दे देगा। तो 3 देश कौन कौन से? जापान, साउथ कोरिया और यूएई। यहाँ से आने वाले नागरिकों को पहले वीजा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, उन्हें भारत में आने के बाद वीजा मिल जाएगा। इन केस दे आर विजिटिंग इंडिया फॉर टूरिज्म यानी पर्यटन के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए, कॉन्फ्रेंस कोई मीटिंग के लिए, या मेडिकल पर्पज, यानी हो सकता है अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हो, ये जो वीजा होगा 60 दिन के लिए वैलिड होगा, और इसमें 2 बार एंट्री हो सकती है। मतलब इट प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डबल एंट्री, यानी एक बार आकर जा सकते हैं, दोबारा भी आ सकते हैं इन नेक्स्ट 60 डेज। क्लियर? कुल 6 एयरपोर्ट हैं जहां पर सुविधा उपलब्ध होगी। पहला होगा बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई, जो भारतीय महानगर है, वहां पर ये फैसिलिटीज दी गई है फॉर दी टू अट्रैक्ट दी इंटरनेशनल टूरिस्ट। एक ई वीजा भी होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक वीजा। क्लियर? इट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथोराइजेशन। भारत ने क्या किया है, लगभग विश्व के 167 देश यानी 167 कंट्रीज को ये फैसिलिटीज दी है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली भी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, कुल 30 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जहां से अनुमति मिली, जहां से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 6 मेजर सी पोर्ट्स हैं, 6 बड़े बंदरगाह हैं जहां से भारत के अंदर प्रवेश कर सकते हैं इंटरनेशनल टूरिस्ट। क्लियर? जिस प्रकार से हमारा वीजा ऑन अराइवल कवर करता है अलग अलग आयाम को, जैसे कि टूरिज्म, पर्यटन के लिए कोई व्यक्ति आ रहा है, मेडिकल पर्पज के लिए आ रहा हो, कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा हो, बिजनेस के लिए आ रहा हो, इन सभी के लिए भी ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो है 60 दिन के लिए वैलिड रहता है। कितने दिन के लिए? 2 महीने, मतलब 60 डेज के लिए। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट हम बात करें कि कर्नाटक और केरल के अंदर 2 स्थान ऐसे हैं जिनको डिक्लेयर किया गया है एज दी पीकॉक सेंचुरी। क्या है? आदि चुंचगिरी, आदि चुंचना आदि चुंचनागिरी कर्नाटक के अंदर है, और तुलानुआर जो है केरल के अंदर, इनको बनाया गया है पीकॉक सेंचुरी यानी मोर अभयारण्य घोषित किया गया है। अब ध्यान रखिएगा कि ये हमारे लिए नाम तो इंपॉर्टेंट है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मोर भी इंपॉर्टेंट है, हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है, जिसको 1963 के अंदर भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। कब? 1963 के अंदर। तो पीकॉक जो है, इट इज कॉल्ड, इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस जो है इसका वैज्ञानिक नाम मोर का। आप सभी इस पक्षी से परिचित हैं, ये हमारा सुंदर सा मोर है, और जो मोर के पंख है भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर भी लगाए जाते हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये भी है। और कई सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो देश की विविधता है उसको दर्शाता है मोर, इसलिए हमने इसको चुना है एज दी नेशनल बर्ड इन द ईयर 1963। नेक्स्ट हम बात करें तो क्या कहते हैं, पीकॉक इज आल्सो कॉल्ड द ब्लू पीफॉल, कॉमन पीफॉल एंड इंडियन पीकॉक। पावो क्रिस्टेटस है, ये भारत के अंदर मिलता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, जैसे भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पर पाया जाता है इंडियन पीकॉक, भारतीय मोर।
ये किस परिवार से आता है? सो इट कम्स अंडर दी फैमिली फेसियानिडे। फेसियानिडे फैमिली है, इससे बिलोंग करता है मोर। और हमने जैसा पढ़ लिया कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी इसका दर्जा दिया गया था इन द ईयर 1963। जो पिकॉक है इसके लिए कलेक्टिव नेम क्या है? पी फोल कहते हैं इसको। जो मेल है उसे कहते हैं पिकॉक, और जो फीमेल है उसे कहते हैं पी हैन यानी मोरनी कहते हैं। बिल्कुल सिंपल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। इसका जो सामान्य वजन होता है लगभग 4 से 7 किलो के बीच में होता है, काफी बड़ा पक्षी होता है। और इसकी पहचान क्या है कि ब्राइट और कलरफुल फीचर्स यानी खूबसूरत और चमकीले इसके पंख होते हैं, ये सब हम जानते हैं। अच्छा, जो इंडियन पी फॉल है, भारतीय मोर कहाँ कहाँ मिलता है? ये मिलता है इंडिया में, भारत में, कुछ पार्ट्स पाकिस्तान में, कुछ हिस्सों में, श्रीलंका में, म्यांमार में और बांग्लादेश के अंदर भारतीय मोर पाया जाता है। अच्छा, IUCN की रेड लिस्ट है, इसके तहत जो है इसको इसको रखा गया है लीस्ट कंसर्न यानी ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, अभी मोर प्रजातियां उपलब्ध है भारत के अंदर और आसपास के एरिया में। भारत के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है वो कौन है? श्री भूपेंद्र यादव जी हैं। भारत के वन पर्यावरण है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कौन है? जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? मिस्टर भूपेंद्र यादव जी। आप नाम याद रखिएगा। क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आज ही क्लास यही समाप्त करते हैं, टाइम भी हो चुका है, हमारा कंटेंट भी पूरा हो चुका है। एक आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं जो आप पता करिएगा कि इनका राइट आंसर जो है वो क्या हो सकते हैं। आपको एक अच्छा, कल एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था आपसे कि भारत का कुल कितना डिफेंस एक्सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो देखिए, भारत का जो कुल रक्षा निर्यात है उसका वॉल्यूम है, टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट है, टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट है, ये रहा है 2023-24 में कितना रहा है? अराउंड 21,083 करोड़ रुपीस, और जिसमें 32.5% की वृद्धि देखी गई है 2022-23 की तुलना में। ये हमारा कुल रहा था रक्षा निर्यात इन द ईयर 2023-24। क्लियर? चलिए हमारी क्लास जो है आज की समाप्त करते हैं। आई होप आपको जो पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, उस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।